हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भी विकासात्मक सिद्धांत नाम से हमारा टॉपिक करेंगे, जिसमें हम टोटल 5 सिद्धांत पढ़ेंगे। इनमें से 3 सिद्धांत मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, संगठनात्मक विकास सिद्धांत हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आपका दोबारा से करा रही हूँ क्योंकि टॉपिक में है, इस वजह से मैं आपको दोबारा से करा रही हूँ। इस वजह से आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ इसमें सबसे फर्स्ट सिद्धांत जो है वो है कॉग्निटिव थ्योरी। इसके बाद जो सेकंड सिद्धांत हमारा आएगा वो हमारा आएगा, देखिए आप सभी, ये फर्स्ट सिद्धांत ही चल रहा है हमारा। सेकंड जो हमारा आएगा वो आएगा नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। उसके बाद हम इस वाले सिद्धांत को करेंगे, ये भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। जो थर्ड हमारा सिद्धांत रहेगा वो देखिए आप, ये है ब्रूनर की ज्ञान अर्जन की अवधारणा। उसके बाद हम इसको करेंगे, मेरा टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया है, ब्रूनर वाला। फिर फोर्थ है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, ये भी मैंने आपको नहीं कराया है। पर जो लास्ट है नैतिक विकास सिद्धांत, मतलब जो कि लॉरेंस कोलबर्ग का है, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। मतलब यहाँ पे टोटल हम 5 सिद्धांत करेंगे। 5 में से मैं आपको 3 सिद्धांत पहले ही करा चुकी हूँ, उनकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो 2 सिद्धांत जो मैंने आपको नहीं कराए हैं उस इस वाली वीडियो में हम उन दोनों को अच्छे से करेंगे। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा विकासात्मक सिद्धांत, जिसमें हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो मतलब इस वाली वीडियो में हम टोटल 5 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक के बाद एक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी वीडियो। विकासात्मक सिद्धांत मतलब कौन कौन सी थ्योरी थी जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, उसके बारे में ही हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले 20वीं शताब्दी के मध्य में अनेक विकासात्मक सिद्धांतों का, बहुत सारे सिद्धांतों का क्या हुआ, विकास हुआ, जिन्होंने मानव विकास के अध्ययन को औपचारिक विचारधारा के रूप में स्थापित किया। मतलब जो मानव का विकास था उनको उन्होंने एक औपचारिक विचारधारा के रूप में स्थापित कर दिया था। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे सिद्धांत, जो कि हमारा फर्स्ट है यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखिए कि कॉग्निशन या फिर संज्ञान होता क्या है। तो संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान होता है जिसे वह अपने वातावरण से या बाहरी जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, वही होता है संज्ञान। यदि हम संज्ञान के एग्जाम्पल्स की बात करें या टॉपिक्स की बात करें कि संज्ञान में क्या क्या आता है, जैसे अवधान, स्मरण, अधिगम, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, प्रत्यक्षण आदि सारी जो मेंटल मतलब जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाएं हमारे संज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। और ये सारी क्रियाएं जो होती हैं ये आपस में कोरिलेटेड होती है या अंतर संबंधित होती हैं। तो ये सबसे पहले जाना हमने कि संज्ञान की कॉग्निशन होता क्या है। आगे देखिए, हमारा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मैं अगर आप करा चुकी हूँ मैं आपको पहले, पर मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा दे रही हूँ इसकी, कि जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने की इंसान के संज्ञानात्मक पक्ष का भौतिक, क्रमबद्ध व वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को क्या कहा जाता है, उनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो जीन पियाजे हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसी वजह से इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। यदि हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें शुरू से लेके अंत तक, मतलब कि गर्भावस्था से लेके वृद्धावस्था तक की होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पियाजे की थ्योरी में कुछ मेन मतलब कंसेप्ट्स है, कुछ अवधारणाएं हैं। इसमें फर्स्ट है स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, देखिए, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मतलब जो भी हम अपने वातावरण से, हम अपने एनवायरमेंट से मतलब कि ग्रहण करते हैं, तो वो उन सब का जो एक संगठन होता है, जब उनका एक कंप्लीट जो एक मतलब रूप होता है, उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। जैसे कि स्कीमा ज्ञान की श्रेणी है जो हमें दुनिया की व्याख्या और समझने में मदद करती है।
मतलब कि कैसे हम दुनिया की व्याख्या करें, कैसे हम दुनिया को समझें, तो वही हमारे ज्ञान की एक श्रेणी जो सीरीज होती है वही हमारी स्कीमा होती है। यहाँ पे मैं एज ए रिविजन लेके चलूंगी इन वाले टॉपिक्स को, क्योंकि मैं इनको सेपरेट सेपरेट करा चुकी हूँ इसी वजह से। तो सेकंड है यहाँ पे अनुकूलन, मतलब कि अडेप्टेशन। तो ये क्या होती है, प्याजे ने इसको एक मौलिक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखा है। प्याजे क्या कहते हैं कि आवास और अनुकूलन प्रक्रिया के दो पहलू होते हैं। थर्ड है आत्मीकरण या समावेशन, मतलब कि एसिमुलेशन। वो क्या होता है, समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों, विचारों तथा अवधारणाओं का सहारा लेना ही क्या कहलाता है, वो आत्मीकरण कहलाता है या फिर समावेशन, एसिमुलेशन कहलाता है। हमारे पहले से मौजूद, मतलब जो जानकारी हमको पहले से मौजूद हमारे माइंड में मौजूद नहीं है, जानकारी को लेने की प्रक्रिया, मतलब कि जो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, यदि हम उनको ले रहे हैं जानकारियों को, तो उनको ही स्कीमा के रूप में हम जानते हैं और उनको ही हम आत्मीकरण के रूप में जानते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे समायोजित समझन या समायोजन, एकोमेंडेशन। ये क्या होता है, देखिए अपने पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में परिवर्तन करके, मतलब जो हमने पहले से अवधारणा बना रखी है उसमें कुछ चेंज करके नए वातावरण के साथ समायोजन साबित करना ही समायोजन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि आपका मतलब आपकी सोच बनी हुई थी कि मैथ वाले टीचर तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट अब जैसे ही आप मतलब नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट होते हो तो जो टीचर होता है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मतलब आपकी जो अवधारणा बनी हुई थी, जो आपके पूर्व अनुभव थे मैथ के टीचर को लेके, यहाँ पे उसमें चेंज आ गया है और आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने नए वातावरण में अपने समायोजन स्थापित कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे हम समायोजन, मतलब कि एकोमेंडेशन। यही होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संतुलन। संतुलन वही इक्विलिब्रेशन, क्या होता है कि जब जिसके द्वारा आत्मीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात पुराने विचारों और नई अवधारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना ही हमारा संतुलन कहलाता है। और प्याजे का क्या मानना था कि सभी बच्चे आत्मसात और आवास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारे संज्ञानात्मक विकास के चरण, मतलब स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जीन प्याजे ने देखिए, ये आप पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। बाद हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी चार अवस्थाएं, कौन कौन से देखिए। चार अवस्थाएं हैं, संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्लस। जिसमें फर्स्ट है हमारे संवेदी पेशी अवस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 0 से 2 वर्ष या 2 वर्ष तक। तो इस केस में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जन्म के समय तो मतलब बाहरी जगत को वो जानता भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से ज्ञान को ग्रहण करता है। बच्चा जैसे अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज करके बच्चा वस्तु को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, उसकी स्मेल को फील करता है, टेस्ट को लेता है, तो इस वजह से बच्चा सीख पाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमारे सीखने का द्वार होती हैं। इसके अलावा जो छोटा बच्चा होता है वो लगभग 12 माह में सार्थक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, और वो मतलब जिसको वो जानता है वो उसको देख के तो वो मतलब मुस्कान या हंसता है, और जिनको नहीं जानता उनको देख के बच्चा भय का प्रदर्शन करता है। तो हम बात करें इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की, तो स्टार्टिंग में तो ये इसमें भाव नहीं रहता है, लेकिन इसी अवस्था के लास्ट तक बच्चे में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। और इसका मतलब इसी अवस्था को खोज अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है। यदि आप कोई वस्तु छुपा देते हो तो बच्चा उसको ढूंढ के लिए आएगा, उसको पता चल जाता है कि हाँ चीज को कहाँ छुपाया गया है, और इसी वजह से इसको खोज अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 2 से 7 वर्ष तक। इस वाली अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष और अंतर्दर्शी या अंतर्ज्ञान अवधि 4 से 7 वर्ष। तो देखिए जो फर्स्ट वाली है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसके अलावा बच्चा कुछ मॉडल्स को ही बच्चा रियल में कुछ अपना कुछ मान लेता है, कि जैसे लड़कियां होती है, जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं, वो गुड्डे के टॉयज को अपने छोटा भाई मानने लग जाती है। तो मतलब कि ये इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको प्रतिमूर्ति निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को ही जीववाद कहा जाता है।
जैसे बालक यह बोल रहा है कि जैसे भी साथ सूरज बहुत उदास है, सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब जीववाद ही है। नेक्स्ट है आतंकवाद या स्वयं केंद्रित या अहंकारवादी। जो बालक होता है इस वाली अवस्था में बालक केवल स्वयं की बातें करता है और दूसरों को वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देता है, और बच्चा अपने और दूसरों के बिहेवियर में या नजरिए में अंतर करने में बच्चा यहाँ पे कैपेबल नहीं होता है। बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा यहाँ पे नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो सेकंड यहाँ पे है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अवधि, जो जिसका टाइम पीरियड क्या है 4 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो बहुत सारे क्वेश्चनिंग करता है, क्योंकि इस अवस्था को प्रश्न पूछने की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने अंदर उठे हर सवाल का जवाब जानना चाहता है अपने बड़ों से। इसके अलावा इस अवस्था में बच्चा अक्षर गिनना, गिनती गिनना, अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे मोटे काम, जोड़ बाकी गुना, मतलब कितना बाकी बचा, मतलब छोटा मोटा बच्चों को यहाँ पे ज्ञान हो जाता है। और इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे आएगा ये अतार्किक अवस्था, क्योंकि बच्चा यहाँ पे तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है, इस वजह से इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पे बच्चा मतलब आप बच्चों को कुछ कह रहे हो कि मतलब आप इस चीज को कुछ मतलब पलट के दिखाइए, जैसे कि आपने कहा बच्चे से कि आप बच्चे को बैक काउंटिंग लिख के दिखाइए, तो बच्चे को नहीं आएगी लिखनी यहाँ पे, क्योंकि अभी उसकी एपल टाइप अवस्था चली हुई है, इसी वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है वो है मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि जो है 7 से 11 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस वाली अवस्था को तार्किक चिंतन यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो चिंतन का जो रूप होता है वो केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, मतलब जो उसको देख रहा है बच्चा सिर्फ उसके बारे में ही चिंतन कर पाएगा। यहाँ पे बच्चा ठीक गलत के बीच में बच्चों को डिफरेंस करना आ जाता है, बच्चा कंपैरिजन भी कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा इस वाली अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे मूर्त चिंतन करके सीखता है। यहाँ पे बच्चा दिन तारीख महीना वर्ष सब कुछ टाइम वगैरह देखना बच्चे को आ जाता है, और इसको पलटावी नहीं, इसको पलटावली अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को उलट पुलट करना आ जाता है। बच्चा सीधी उल्टी हर टाइप से बच्चा गिनती लिखना सीख लेता है। जो बालक होता है वो क्रमबद्ध चिंतन या क्रमानुसार व्यवस्थापन करना योग्य हो जाता है, मतलब बच्चा चीजों को सीरीज में रखना सीख जाता है। यहाँ पे भाषा और संप्रेषण योग्यता में यहाँ पे मतलब मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चे को भाषा और संप्रेषण कौशल बच्चे को आ जाता है। इस अवस्था में बालक में तर्क जिज्ञासा निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है, मतलब बच्चा यहाँ पे तर्क करना सीख जाता है, और बच्चा यहाँ पे दूसरे के दृष्टिकोण भी महत्व देता है और अपने ईगो को यहाँ पे त्याग देता है बच्चा। यहाँ पे इस वाली अवस्था में 3 मतलब संप्रत्यय हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है संरक्षण, फर्स्ट सेकंड संबंध और थर्ड है वर्गीकरण। तो तीनों कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे वर्गीकरण करना भी आ जाता है, बच्चा रिलेशन भी बच्चों को सारे रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, और संरक्षण बच्चा अपनी वस्तुओं को बहुत संभाल के रखता है। फोर्थ जो स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 11 वर्ष के बाद। ये अवस्था होती है, इसको तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इस अवस्था में बच्चा मूर्त के साथ साथ बच्चा अमूर्त चिंतन भी करता है, और इस अवस्था में बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं होती है उनका बिल्कुल पूर्ण विकास हो जाता है। और यहाँ पे किशोर चिंतन के वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है, मतलब बच्चा जो करता है चिंतन करता है वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ करता है, ऑथेंटिक करता है। और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो समस्या उत्पन्न होने पर तर्कपूर्ण व्याकरणबद्ध विचार करते हुए समस्या का समाधान ढूंढता है, मतलब कि बच्चे में क्या पाई जाती है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा बच्चे में पाई जाती है। इसको ही कहा जाता है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा। इसके अलावा जीन पैदा के देखिए शिक्षा में योगदान क्या है। जीन पैदा जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया है। वो क्या कहते हैं कि शिक्षक को बालक की हर समस्या का शिक्षक को निदान करना चाहिए, और बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करके रखना चाहिए बच्चे, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। ये था हमारा फर्स्ट सिद्धांत जो हमने पूरा कर लिया है जीन पियाजे का। नेक्स्ट हमारा है नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और जीन पियाजे के कॉन्टेम्परेरी या फिर समकालीन थे।
उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसे सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया है इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के समाज व संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जब बच्चे की हम संज्ञान के विकास की या कॉग्निशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें समाजों में सोसाइटी है और जो हमारा कल्चर है वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मानना है ले वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट जो है साइंस सिस्टम, मतलब संकेत प्रणाली है या जो समाज की भाषा है, ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में काम करती है। तो मतलब जब बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसमें जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एज ए टूल काम करती है। देखिए नेक्स्ट, अन्य लोगों और विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों और वयस्कों के इनपुट से अनुभूति के विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो हमसे बड़े हैं वो हमको कोई जानकारी देते हैं, मतलब हमको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उनकी जैसे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हमको इनपुट मिलेगा, तो उसकी वजह से जो हमारे इनपुट में जो हमारी फीलिंग्स अनुभूतियां हैं तो उनका जो विकास होगा वो उससे जरूर प्रभावित होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उन्होंने टोटल देखिए कुछ टॉपिक्स की बात की है अपने पूरे सिद्धांत पे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक कारक एवं संस्कृति, सोशल फैक्टर और कल्चर। सेकंड है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, एंड थर्ड है भाषा एवं विचार, लैंग्वेज और थॉट्स। नेक्स्ट है समीपत विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट मचान, स्केफोल्डिंग और अन्य से अधिक ज्ञानी, मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल मतलब 6 टॉपिक्स की बात की है और इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके सिद्धांत में। मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि आज रिविजन चल रहा है, ये सब हमारा इसी वजह से। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा यहाँ पे सामाजिक कारक एवं संस्कृति। तो वाइगोत्स्की का क्या मानना है कि बालक के विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी कहा जाता है और इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि सामाजिक कारकों के अलावा कुछ सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसी वजह से इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यही रीजन है कि इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, अर्थात बालक का जो विकास होता है वो अंतः व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। मतलब कि इंटरपर्सन, जब बच्चा और को साथ वार्तालाप करता है तो उसी कंडीशन में बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। आपने भी देखा होगा यदि आप इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं तो जो आप सीखते हो वो आप बहुत ही अच्छा ही सीखते हो। नेक्स्ट है भाषा एवं विचार, लैंग्वेज और थॉट्स। आपने देखा होगा जन्म से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सोशल स्पीच कैसे करते हैं। शिशु अपने हाव भाव छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। मतलब बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं 2 साल तक, 2 वर्ष तक, और उन्हीं के माध्यम से बच्चा सोशल स्पीच करता है। नेक्स्ट देखिए 3 से 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है। इसमें बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है। इसमें बच्चा भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक बात करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बिहेवियर को भी वो डायरेक्शन देता है और इसी वजह से इसको आंतरिक संभाषण कहा जाता है या निजी संभाषण भी इसको कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। इसमें बालक भाषा की अभिव्यक्ति बाहरी रूप से करके अपने आप से बातचीत करता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे बोलते हैं अपना नाम लेके कि जैसे किसी का नाम मतलब मानिए कि आप लीशा है तो क्या बोलेगा, आज लीशा ये करेगी, आज लीशा खाना खाएगी, अब लीशा नहाएगी, अब लीशा सोएगी। तो मतलब बच्चा खुद से बात करता है, बाहरी रूप से अपने आप से ही बातचीत करता है। इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। पियाजे ने इस अवस्था को आत्म केंद्रित कहा है कि बच्चा सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चा खुद के बारे में बात करता है, इसीलिए प्राइवेट स्पीच इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 7 वर्ष से साइलेंट इनर स्पीच। इसमें बालक भाषा की अभिव्यक्ति बाहरी रूप से ना करके चुपचाप अपने आप से बातचीत करता है। मतलब पहले तो बच्चा खुद से बोल के बात कर रहा था, बट 7 साल के बाद बच्चा अंदर अंदर सोचता है, बाहरी रूप से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो अंदर अंदर चिंतन करता है, सोचता रहता है। जो 3 से 6 वर्ष की आयु में किया जो आंतरिक संभाषण चिंतन था, जो इनर स्पीच था, वो अब क्या हो गया है, जो इनर स्पीच नहीं सॉरी वो था यहाँ पे प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच था, अब वो यहाँ पे
आंतरिक संभाषण मतलब कि इनर स्पीच का यहाँ पे रूप ले लेता है वो। वैगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में यह दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे समीपस्थ विकास का सिद्धांत मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य। मतलब एक तो बच्चा खुद से कुछ कार्य कर रहा है और एक सहायता के साथ करने वाले कार्य बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ये कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चा कह रहा है व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, एंड व्हाट आई कैन डू, और मैं क्या नहीं कर सकता। तो बीच में जो हेल्प मिल रही है उसके बीच में जो डिफरेंस रह गया है वही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैंने आपको बताया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मचान, स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग क्या होता है कि जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, मतलब कोई बड़ा है वो हेल्प करके आपको मतलब कुछ काम करने के लिए वो आपको मोटिवेट कर रहा है, तो उसको ही कहेंगे मचान, स्केफोल्डिंग। जैसे कि मानिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो और पीछे से आपके पेरेंट्स ने पकड़ रखा है, वो आपका सहयोग कर रहे हैं कि आप साइकिल सीख जाओ, कि आप निष्पादन करना सीख जाओ, आप काम करना सीख जाओ, तो वो आपका सहयोग करके वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो इसे ही कहेंगे आप स्केफोल्डिंग। यह एक तकनीक है, वह एक सहायता है जिसके द्वारा बालक को कौशल में प्रवीण किया जाता है। मतलब कि यदि आपको मचान मतलब स्केफोल्डिंग आपको टाइम मिलती रही तो आप साइकिल चलाना आपको अच्छे से आ जाएगा, आप उसमें प्रवीण हो जाओगे। नेक्स्ट है अन्य से अधिक ज्ञानी, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं वो हमसे MKO होते हैं, मतलब कि मोर नॉलेज वो हमसे रखते हैं ज्यादा, और एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक ज्ञान, कौशल व जानकारी रखता है तथा जो सामने वाले को कौशलों में प्रवीण करने के लिए निर्देश व सहायता दे सकता है, वही होता है MKO, अन्य से अधिक ज्ञानी। तो हमारे यहाँ पे 2 सिद्धांत पूरे हो गए हैं। थर्ड है हमारे यहाँ पे, ये मैंने आपको नहीं कराया था पहले, हम इसको अभी कर रहे हैं। तो थर्ड है हमारा ब्रूनर की ज्ञान अर्जन की अवधारणा। देखिए, अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जिसने वाइगोत्स्की के विचारों को पश्चिमी विद्वानों के बीच पहुंचाया, मतलब कि जो ब्रूनर थे वो अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने वाइगोत्स्की के जो विचार थे उन्होंने वाइगोत्स्की के विचारों को वहां से लेके उनसे ग्रहण किया और उसको पश्चिमी जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके पास उन्होंने पहुंचा दिया। उन्होंने पियाजे के अनेक विचारों के लिए और उन्हें वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के साथ मिलाकर, मतलब उन्होंने पियाजे के बहुत सारे थॉट्स को ग्रहण किया और उनको वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के साथ मिक्स करके उन्होंने ज्ञानार्जन टोटल 3 रूप हमको बता दिए। देखिए, फर्स्ट क्या है, निष्क्रियता प्रतिनिधित्व। इसमें क्या होता है कि ज्ञान आधारित निष्क्रियता अथवा जाने की चीजें कैसे की जाएं, मतलब कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं, तो मतलब ज्ञान लेने के लिए हम चीजों का कैसे यूज करें, कैसे हम उनसे ज्ञान को ग्रहण करें, तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी फर्स्ट में हमारी। सेकेंड है सांकेतिक ज्ञान, मतलब कि दृश्य आकृतियों के अंकन के माध्यम से प्रतिनिधित्व परक ज्ञान पर आधारित, मतलब कि जैसे आपको कुछ आकृतियां दिख रही हैं तो आप उनको मतलब उनके अंकन के माध्यम से, मतलब आप उनके मार्क्स दे रहे हैं, मतलब आप उनको नंबरिंग कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप अपने ज्ञान पे जो बेस रहता है वो सारा हमारा सांकेतिक ज्ञान के अंदर आ जाएगा। एंड थर्ड है हमारा, देखिए पहले दर्श प्रतिमान, जो कि भाषा पर आधारित तथा संस्कृति द्वारा संक्रमित, मतलब कि जो हमारे लैंग्वेज पर डिपेंड है और जो हमारे कल्चर से इफेक्टेड है वो हमारा दर्शा प्रतिमान में आ जाता है। ये देखिए, इसके अलावा जो ब्रूनर ने लर्निंग मोड्स बताए हैं वो 3 हैं। कौन कौन से देखिए, इनएक्टिव मोड क्या होता है, जिसमें बच्चा प्ले विद बुक करता है, प्लेइंग करता है बच्चा, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन के थ्रू बच्चा यहाँ पे सीखता है। सेकेंड है आइकॉनिक, इसमें क्या होता है, लर्न थ्रू इमेज और आइकन्स, मतलब जो बच्चा होता है वो पिक्चर्स को देखता है, लुक एट द पिक्चर्स एंड आइकन्स एंड देन स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स, सो बच्चा सीखता है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है सिंबॉलिक, मतलब कि लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, तो जो बच्चा होता है वो रिसर्च के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के माध्यम से बच्चा सीखता है और इसके माध्यम से बच्चे को लर्न करना आ जाता है। तो ये लर्निंग मोड्स बताए हैं ब्रूनर ने 3, तो इनको भी आप थोड़ा एक बार देख लेना।
इसके अलावा ब्रूनर का क्या मानना था कि बालक को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सके। मतलब कि ब्रूनर का क्या मानना था कि जो बच्चा है उसको आप ऐसे पढ़ाइए कि बच्चा खुद से ज्ञान को कंसेप्ट करने की कोशिश करे, वो अपनी जो नॉलेज है उसको वो खुद से उसको वो ज्यादा इंक्रीज करने की उसको कोशिश करे। जो भी विषय उन्हें पढ़ाए जाए उसकी मूल प्रकृति व संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए। मतलब कि जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो मतलब कि जैसे मानिए कि आपने बच्चे को मतलब मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को उसकी मतलब उसके नेचर के बारे में आप उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बच्चे को बताइए ना। पहले इधर बच्चे को ऐसे बताएंगे तो इससे क्या होगा कि जो सीखना है वो सरल हो जाएगा, मतलब जो लर्निंग है वो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, बच्चा रुचि के साथ बच्चा अधिगम करेगा। यदि बच्चा ऐसे सीख रहा है तो जो ज्ञान होता है वो स्थायी होगा, मतलब लंबी ड्यूरेशन के लिए बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। और जो ऐसा ज्ञान होता है वो अधिगम स्थानांतरण में भी सहायक होता है। मतलब कि जैसे कि आपने जैसे कि सोचिए कि आपने 5th क्लास में सीख लिया कि जैसे मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो यदि आपका ज्ञान अच्छा था, ज्ञान स्थायी था, आपने इंटरेस्ट लेके सीखा है, तो आपका जो ये ज्ञान है ये ज्ञान आपके इन फ्यूचर में काम आएगा। जो आपकी लर्निंग आपने की थी उसका स्थानांतरण हो गया आपके नेक्स्ट क्लास में, आपके साथ साथ वो आपके चलता रहेगा आपके फ्यूचर तक। यही होता है अधिगम स्थानांतरण। तो ये वाला भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 3rd वाला सिद्धांत भी छोटा सिद्धांत था ये वाला ब्रूनर की ज्ञान अर्जन की अवधारणा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है वो है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। तो ये वाला सिद्धांत है ये एक स्मृति मतलब मेमोरी बेस्ड ये सिद्धांत है। मेमोरी के बारे में बात की जाती है इस वाले सिद्धांत में, जो कि सूचनाएं प्राप्त करने मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्राप्त करना, उसे संग्रहित करने की अवधि संबंधित है। मतलब कि उसको स्टोर करके रखना, उसको कंजर्व करके रखना। जो भी मतलब सूचनाएं हैं जो हमने इकट्ठी की हैं उनको स्टोर करके उनको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके रखना। ध्यान देने की प्रक्रिया, सूचनाओं को संभालने और उन्हें विस्तरात्मक अभ्यास आदि कुछ ऐसे तरीके हैं जो सूचना ग्रहण करने, उसे अल्पकालीन स्मृति में रखने और दीर्घकालीन स्मृति में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि जो जैसे हम किसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से संभाल कर अपने पास रख रहे हैं, हम उन इन्फॉर्मेशन का विस्तार करना भी हमको आ गया है, हमने उसका अभ्यास कर लिया है। मतलब ये कुछ ऐसे तरीके हैं ये जो हमने सूचना ग्रहण की है ये उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन सारी टेक्निक्स का, कि कौन कौन सी का ध्यान देने की प्रक्रिया का, सूचनाओं को संभालने का और उसका विस्तार करने का, उसका अभ्यास करने का। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका हम यूज करते हैं अपनी सूचनाओं को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने के लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए। इसके अलावा शिशु की स्मृति क्षमता, जो बच्चे की मतलब मेमोरी जो कैपेबिलिटी बच्चे की होती है, जो उसकी क्षमता होती है, तथा परिचित व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता, मतलब जिसको बच्चा जानता है उनकी पहचान करने की जो क्षमता होती है वो 5 से 6 महीने की आयु तक विकसित हो जाती है। तब बच्चे की जो मेमोरी होती है वो 5 से 6 महीने की आयु में वो बन जाती है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि में बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनकी स्मृति कैसे काम करती है। मतलब कि जब हम बात करें तो चाइल्डहुड की, जो मिड चाइल्डहुड होता है उस अवधि में जो बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है कि कैसे हम अपनी मेमोरी को मतलब हम यूज करेंगे। तो उसको ही कहा जाता है मेटा मेमोरी या मेटा मेमोरी हम उसको कहते हैं। जब उन्हें अनेक सूचनाएं एक साथ प्राप्त होती हैं वे ऐसे तरीके विकसित कर लेते हैं जो सूचना को संग्रहित करने और स्मृति भंडार में सूचना का व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखने में मदद करते हैं। मतलब जैसे कि बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन एक साथ देख मतलब आपने बच्चे को 4-5 इन्फॉर्मेशन आपने बच्चों को एक साथ में दे दी, तो बच्चों के पास कुछ तरीके होते हैं, वो अपने कुछ कुछ मेथड्स बना लेते हैं जिनका यूज करके बच्चे जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको संग्रहित करेंगे और उनको अपने मेमोरी भंडार में या मेमोरी स्टोर में उन सूचनाओं को अच्छे से अरेंज करके अपने उनको संभाल के रख लेते हैं। और भाषा विकास के कारण ही यह संभव हो पाता है कि यदि आपका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी अच्छी है तो तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, जो बहुत इजी था और बहुत छोटा सा टॉपिक था।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट सिद्धांत हमारा है नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग। देखिए सबसे पहले मानते हैं कि नैतिक विकास होता है क्या है। तो नैतिक विकास आप सबको पता है क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट। तो नैतिक विकास जो होता है वो तर्क व चिंतन के आधार पर किसी को सही गलत बताना, अच्छा बुरा बताना, व उचित व अनुचित बताना, ये सारा हमारा नैतिक विकास के अंदर ही आ जाता है। जो बालक का नैतिक विकास होता है वो कोई जन्मजात नहीं होता है, उसको बच्चा अपने समाज से ही अर्जित या ग्रहण करता है। और जो नैतिक विकास होता है वो कब से स्टार्ट होता है, वो मुख्यतः बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया था कि जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का, उन्होंने उनके विचारों का ही विस्तार करते हुए लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का एक सिद्धांत दिया था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए जीवन भर कार्य किया है। कहानी बताने की तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने बच्चों पर कई स्टडीज की या कई अध्ययन किए उन्होंने बच्चों के ऊपर। उनके अध्ययन की कहानियां आमतौर पर कुछ प्रकार की नैतिक दुविधाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। मतलब जो उन्होंने कहानियां बच्चों को दी स्टडी करने के लिए, तो वो कहानियां थी वो मोरल मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूमती थी। और हर कहानी के अंत में वह अपने बच्चों से कुछ सवाल पूछते थे और तर्क को रेखांकित करने के लिए उनके उत्तरों का विश्लेषण करते थे। मतलब कि पहले बच्चे को वो कहानियां देते थे पढ़ने के लिए और लास्ट टाइम बच्चों से पूछते थे, मतलब ताकि बच्चों से वे कुछ आंसर ले पाए और उनको बाद में उनके बारे में वो स्टडी कर पाए। इसके अलावा इन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 चरण में शामिल किया है। उन 6 चरणों को आगे 3 स्तरों में बांटा है। तो देखिए फर्स्ट जो है वो है पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष की इसकी एज होती है। और इसके आगे 2 चरण है। देखिए 2 चरण है, मतलब एक अवस्था और इसके आगे दो चरण। तो फर्स्ट होता है इसमें 2 स्तर शामिल है, या फिर हम इसको चरण भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको स्तर भी बोल सकते हैं। यहाँ नैतिकता का आकलन वयस्कों के मानकों और एक कार्रवाई के परिणाम के आधार पर किया जाता है। मतलब कि जो हमारे बड़े हैं तो उन्होंने जो रूल्स वगैरह बना रखे हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसके बेसिस पे ही यहाँ पे नैतिकता का आकलन किया जाता है। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे चरण है, जो हमारा स्टेप है वो है आज्ञाकारिता और सजा अभिन्यास, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए वो अनैतिक है जिसे प्राधिकरण द्वारा दंडित किया जाता है। मतलब कि बच्चों को आपको ये पता है कि हाँ बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया तो टीचर उसको दंड देगा। मतलब ऐसे रूल्स सोसाइटी में बना रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ पे नैतिक और अनैतिक में बच्चा डिफरेंस करता है। नेक्स्ट है चरण नंबर 2। तो क्या है अहंकार की अवस्था या अदला बदली की अवस्था या फिर व्यक्तिवाद और विनम्य। तो जो ये वाली चरण होता है ये स्वचालित मतलब खुद से ही चरण चलता रहता है। बच्चे को पहली बार समझ में आता है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। मतलब बच्चा इसी अवस्था में बच्चा जानता है कि जो मतलब कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग वहां पे एटीट्यूड होता है या फिर उसका दृष्टिकोण होता है। एक कार्रवाई नित्य रूप से सही माना जाता है वो व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में हो। मतलब कि बच्चा क्या समझ जाता है कि जो सबके लिए यूजफुल होगा या सबके लिए जो ठीक होगा वही नैतिक रूप से सही है या वही मोरल है। बच्चों को ये बात समझ में यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ये स्लाइड है जहाँ पे मोरल डेवलपमेंट के स्टेज के बारे में बात की गई है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्री कन्वेंशन स्टेज है जो कि 3 से 7 ईयर्स होती है, जिसमें रिवार्ड्स और पनिशमेंट के बेसिस पे यहाँ पे किया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट अवॉइडिंग पनिशमेंट। देन सेकंड जो हमारी अवस्था है वो है कन्वेंशनल, जो कि 8 से 13 ईयर एज यहाँ पे बात करेंगे हम, और जिसमें हम मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी के बारे में बात करेंगे और गुड बॉय बैड बॉय या गुड गर्ल बैड गर्ल के बारे में भी बात करेंगे। देन थर्ड जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम अडल्टहुड भी कहते हैं, जिसमें हम मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जाएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये जो सेकंड है वो हमारा यही है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल की एज यहाँ पे क्या दे रखी है 10 से 13 वर्ष यहाँ पे दे रखी है। तो इस वाले स्तर में भी
3 या 4 मतलब 3 और 4 जो चरण है वो शामिल है। और इस वाले स्तर में क्या होता है कि बच्चे नैतिकता का न्याय करने के लिए समाज के मूल्यों को आंतरिक बनाना शुरू करते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जो नैतिकता का न्याय करने के लिए बच्चे जो भी हमारे सोसाइटी में जो मूल्य बना रखे हैं तो उनको बच्चा अपनाना स्टार्ट कर देता है। उनको बच्चा अपना आंतरिक या उसको अपना खुद का बनाना बच्चा स्टार्ट कर देता है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा चरण है वो चरण नंबर 3 है ये, जो कि है किस नाम से, अच्छा पारंपरिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था। नैतिक मूल्यों को पहचानने के संदर्भ में अभिनेता का इरादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि नैतिकता को हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए मतलब हमारा जो इरादा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। यदि बच्चे का इरादा दूसरों की सहमति या समाज की स्वीकृति हासिल करने का है तो अभिनेता को नैतिक रूप से सही माना जाएगा। यदि बच्चा चाहता है कि बच्चा उस तरीके से काम करे जिससे दूसरों की भी सहमति हो या जिसको दूसरा भी स्वीकार कर सके, तो ऐसा यदि कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो मतलब कि वह नैतिक रूप से ठीक है, मतलब कि उसको प्रशंसा मिलेगी। अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा तो मतलब कि ये ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भी उसका अपमान किया जाएगा। लेकिन यदि बच्चा ऐसा समाज के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है कि जो सारे काम समाज को पसंद है, तो दैट मीन्स क्या है कि बच्चे की प्रशंसा की जाएगी और बच्चे का अच्छा पारंपरिक संबंध वहां पे हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा चरण नंबर 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस चरण में नैतिकता का निर्णय एक कर्तव्य, कानून और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हो जाता है। मतलब कि इस वाले स्टेप में क्या होता है कि जो मतलब मोरालिटी को हम कैसे मतलब हम उसको डिसाइड करेंगे कि जो कर्तव्य दे रखा है, जो हमारे सोसाइटी ने कानून बना रखे हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा सोशल सिस्टम है पूरा, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे मोरालिटी का यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, उसको अकॉर्डिंग बच्चा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जो थर्ड है वो है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि है 13 वर्ष के बाद। अंतिम स्तर में नैतिक विकास के चरण 5 और 6 शामिल हैं। कोलबर्ग ने क्या कहा है कि इस स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ पे सामाजिक शासन और व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब सामाजिक शासन और व्यवस्था जो हमारा सिस्टम है पूरा, उसको ही जहाँ पे जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। व्यक्तिगत न्याय नैतिकता बुनियादी मानवाधिकारों और न्याय पर आधारित होती है। मतलब जो व्यक्तिगत न्याय होता है, जो पर्सनल जो हम जस्टिस की बात करते हैं, तो वो नैतिकता बुनियादी जो मानव अधिकार बनाए गए हैं वो और न्याय पर वो बेस रहती है। हमारा पर्सनल जस्टिस जो होता है वो। तो 5th है वो है हमारा चरण नंबर 5, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, मतलब सामाजिक समझौते की अवस्था। इस चरण में व्यक्ति या बच्चा समझता है कि विभिन्न लोग और समुदाय अलग अलग विचार और कानून रख सकते हैं। बच्चा क्या मानता है कि मतलब हर जो इंसान है या हर जो कम्युनिटी है, उन सब के कानून और उन सब के विचार जो होते हैं वो डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। समाज के कानून कठोर नियम नहीं है। बच्चा क्या मानता है कि जो समाज के नियम है वो कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि हम उसको मतलब ना भी अपनाए तो इसमें कोई वो चीज मतलब कोई यहाँ पे कहे तो हम मतलब हमारी कोई मजबूरी नहीं है उसको अपनाने की। और इन्हें समाज के समय और आवश्यकता में बदलना चाहिए। बच्चा क्या मानता है कि यदि हमें अपने टाइम और नीड के बेसिस पे हम उसमें कुछ चेंज भी ला सकते हैं। अपने समाज के नियम और कानूनों में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड। जो 6th है, जो चरण नंबर 6 है वो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो नैतिकता को कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर मतलब कि कुछ सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं या कुछ जो यूनिवर्सल थ्योरीज हैं उनके बेसिस पे ही बच्चा व्यक्तिगत न्याय का यहाँ पे निरीक्षण करता है या फिर नैतिकता का यहाँ पे वो निरीक्षण करता है, जो कि समाज के नियमों और विनियमों से परे हो। मतलब कि जो समाज से हटके हों, जो समाज ने नियम बनाए हैं उनसे हटके जो नियम बना रखे हैं, जो यूनिवर्सल जो थ्योरीज है या जो यूनिवर्सल जो सिद्धांत है उसके बेसिस पे ही बच्चा यहाँ पे नैतिकता की बात करता है। तो ये टॉपिक हमारा आज का हो गया है, काफी बड़ा टॉपिक था, बट मैंने यहाँ पे आपको 3 जो प्रिंसिपल्स थे या 3 जो थ्योरी थे वो तो मैंने आपको एज ए रिविजन ही कराई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
आज मैं क्विक रिवीजन नहीं करा रही हूँ क्योंकि पहले ही मैंने 3 टॉपिकों की रिवीजन यहाँ पे मतलब आपको करा दी है, बट बड़ा टॉपिक था, वीडियो बहुत बड़ी चली गई है, इसी वजह से मैं आपको आज क्विक रिवीजन नहीं करा रही हूँ। एक बार आप वीडियो को यदि आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल साफ आपके माइंड में छप जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं इसको पहले भी आपको करा चुकी हूँ। मैंने आपको इन 5 में से 3 सिद्धांत मैं आपको पहले भी करा रखे हैं, और वो भी अलग अलग वीडियोज में। तो आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ गया हो आज का, और आपके लिए हेल्पफुल रहे। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। यदि आपके लिए हेल्पफुल रह रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।